इंडिया से हमने इनहेरिट की, वो 4 क्लासेस पे मुश्तमिल होती थी। आज तो आप 22 ग्रेड देख रहे हैं ना, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक आपकी सिविल सर्विस जो है वो, या ब्यूरोक्रेसी, ओवरऑल सारी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 1 से लेकर शुरू होती है, ग्रेड 22 तक है। और जो सिविल सर्विस है वो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक कंपेटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए से है। बाकी नॉन कंपेटिटिव एग्ज़ाम या एक्स कैडर सर्विसेज कहलाती हैं। तो 73 से पहले जो था वो ग्रेड्स नहीं थे, क्लासेस होती थी। वो 4 क्लासेस थी। इन क्लासेस को ख़त्म करके क्लास 1 हाईएस्ट क्लास थी, जिसमें कमीशन्ड ऑफिसर्स, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या आज के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से मुकाबले का इम्तिहान देकर जो आते थे वो फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर कहलाते थे। क्लास 1 ऑफिसर्स, दे वर द सिविल सर्वेंट्स, जिनको अब हम CSS ऑफिसर्स या CSPs कहते हैं। फिर क्लास 2 होती थी, उनके नीचे जो सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरिटेंडेंट्स और हेड ऑफ द सेक्शंस, ये क्लास 2 अफसरान होते थे। या जो CSS करके मुकाबले का इम्तिहान नहीं दे के आया करते थे, वो क्लास 2 अफसरान में होते थे। फिर उसके बाद क्लास 3 में क्लर्क्स, अटेंडेंट्स, असिस्टेंट्स, ऑफिस क्लर्क और इस तरह के ये फोरमैन और सुपरवाइजर्स क्लास 3 में आ जाते थे, क्लरिकल स्टाफ। क्लास 4 में फिर जो आपके नायब कासद और मैनुअल स्टाफ आ जाता है, ड्राइवर, माली, नायब कासद, चौकीदार, इस तरह अटेंडेंट, ये सारे फिर आ जाते। उसको ख़त्म करके जो 1973 की जो रिफॉर्म कमेटी थी, उन्होंने फिर यूनिफॉर्म और यूनिफाइड ग्रेडेड स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया। ग्रेड 1 से लेकर लोएस्ट ग्रेड ग्रेड 1 है। आप जिस ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेड 17 होगा, गैजेटेड होगा, और वो मुकाबले के इम्तिहान देने के बाद आप जो है वो किसी ना किसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आ जाएंगे ग्रेड 17 में, और अपने अपने डिपार्टमेंट्स या अपनी अपनी सर्विसेज में सर्व करते जाएंगे। और ग्रेड 22 तक तकरीबन तमाम सिविल सर्वेंट्स, कम से कम ये है कि उनको फिर ये प्रिविलेज हासिल है कि वो हाईएस्ट एलिटिस्ट ब्यूरोक्रेसी है ना, तो इसलिए ये चले जाते हैं। जी मैं आपके ये कुछ क्वेश्चंस मैं एड्रेस कर दूं जी। शहजाद कह रहे हैं जी, सर वाई वर द फॉरेन इंडियन सिविल सर्वेंट्स डिनाइड एनी एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस इफ दे वर सो कॉम्पिटेंट। शहजाद, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं या किस उसमें कर रहे हैं, मेरा इसमें पता नहीं आप किस रेफरेंस से कह रहे हैं ये बात, ये मेरे उसमें मेरे नॉलेज में नहीं है भाई। गुलनज़र कह रहे हैं सर ये रिफ़ॉर्म कब तक होंगी। अच्छा देखो भाई, ये जो रिफॉर्म्स है ना मौजूदा गवर्नमेंट ने माइक्रो लेवल पे विद इन द सिविल सर्विस तो ये रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दी हैं। लाइक एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, प्रमोशन के क्राइटेरिया और रूल्स को चेंज किया गया है। इसी तरह हाल ही में इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को चेंज किया है, और रैशनलाइज किया गया है ब्यूरोक्रेटिक जो पोजीशंस हैं उनको। और जो वेकेंट पोस्टें थी, या ये अब माइक्रो डिटेल्स हैं जो CSS के पेपर में लिखने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हाउएवर जो मैक्रो या लार्ज लेवल की रिफॉर्म्स हैं कि ऑल टुगेदर रीस्ट्रक्चर करना, ये मैं पढ़ा दूंगा एंड में कि ये रिफॉर्म्स, मॉडर्न रिफॉर्म्स क्या हैं। अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया करता हूं। अक्सर आप जो क्वेश्चन करते हैं वो आगे स्लाइड्स में उनके आंसर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मेरे पास ये इल्म महदूद है कि ये रिफॉर्म्स कब तक आ जाएंगी, बट द टाइम इज राइट एंड द टाइम डिमांड्स एंड देयर इज नीड फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स।
जी बेटा बिल्कुल है अनीस यार, हाँ, बिल्कुल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिविल सर्विस का टॉपिक हो, सिविल सर्विस का मैं, आई एम अ सिविल सर्वेंट, पब्लिक एड मैंने मास्टर्स किया हो, पब्लिक एड की मैं किताब लिख रहा हूँ और सिविल सर्विस के ऊपर ही चैप्टर ना हो। कितनी बेवकूफ़ी होगी फिर मेरी। ठीक है। आज मेरा ख्याल किताब आ गई होगी, आप एकेडमी में बुक स्टोर वाले से पूछ के देखें, वो कह रहे थे कि जुमेरात जुमे तक, हफ्ते तक आ जानी थी। अभी पता नहीं, वो कोई इशू है, ज़ाहिर है कोरोना की वजह से कोई मसाइल आ रहे होंगे प्रिंटिंग पब्लिकेशन के, तो वो उसमें। वाह जी, आमना कह रही है सर बुक आ गई है। अच्छा। अच्छा, हाँ वो आप उनकी बात कर रहे हैं, सही सही सही। ठीक है शहजाद आप। अच्छा अब मैं समझ गया कि वो ब्रिटिश में, हाँ सही है। तो वो तो शुरू में तो इंडियंस को तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दी जा रही थी ना। जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया था ना 1861 का या 62 का, उसमें तो जो है वो इंडियंस को तो राइट ही नहीं था सिविल सर्विस के लिए। मैं बात कर चुका, वो बिल्कुल पढ़ा दिए मैंने। चलें जी। अ, अ, मेरा ख्याल है इब्रार किताब आ गई है, या मुझे नहीं, अभी मैं आज, अभी मैंने जाना है एकेडमी, 2:30 बजे मेरी एकेडमी में भी मॉक इंटरव्यूज़ हैं सीएसएस के। तो मैं जाके फिर उसको ज़रा थोड़ा सख्ती से कहता हूँ पब्लिशर को, या मैं थोड़ा इसको कराता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था जी हम बाय एंड ऑफ दिस वीक आ जानी थी, उम्मीद है आज आ गई होगी। जी अब डॉक्टर सुल्तान खान की थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। इकरा अजीज़ की किताब भी अच्छी है, इकरा रियाजुद्दीन, सॉरी इकरा अजीज़ तो वो पता नहीं एक्ट्रेस का नाम मुंह से निकल गया। जी मेहरान ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो आईसीएस ऑफिसर्स थे, अच्छा 1947 में हमने क्या किया है, नॉमनक्लेचर चेंज किया है इंडियन सिविल सर्विस का। मिसाल के तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, या जिसको आज हम कहते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या इससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था, और 1973 से पहले वो कहलाते थे सीएसपी, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये जब पाकिस्तान बना तो आईसीएस ऑफिसर्स, इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो थे, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स, दे वर रीनेम्ड एज द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस थी, उसको हमने इंडियन हटा के पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस थी, हमने उसको कर दिया फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो थी फॉरेन सर्विस ऑफ इंडिया। इंडियन पुलिस सर्विस थी, पुलिस आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस आज भी है उसका नाम, तो हमने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इंडियन रेलवे था, हमने पाकिस्तान रेलवे कर दिया, पीआर आज भी है। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हमने कर दिया पाकिस्तान फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। इनकम टैक्स ग्रुप था इंडिया में, हमने उसको इनकम टैक्स ग्रुप इन पाकिस्तान, जो अब आईआरएस कर दिया, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। जी हमने, मैं शुरू में भी बताया कि स्ट्रक्चर, फंक्शंस और कल्चर वही रहा, थोड़ा सा दूर पाते शायद। तो हमने सिर्फ रीनेम किया है। जी इंडियन पोस्टल सर्विस हमने कर दिया पाकिस्तान पोस्टल सर्विस, तो रीनेम किया भाई। तो वो हमने तो जो है वो, वी बोरोड, वी इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया ना यार। तो हमारा अपना जो होगा, ये अपना ही था सब कुछ यार, हमें हमारे हिस्से में जो आया तो बस वो फिर हमारा अपना ही है। चलें आगे चलते हैं। ये फरोई बातें हैं यार, ये गैर ज़रूरी बातें हैं, एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड नहीं है। जो असल बात है उस तरफ आप आएँ, कि वो रिफॉर्म्स जो अब शुरू हो रही है बात, इस पे तवज्जो दें। वो नॉमनक्लेचर क्या था, ये चीज़ें एग्ज़ाम में फालतू होंगी लिखना भी और बात करना भी। हाउएवर नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैंने सोर्सेज बता दिए हैं।
वहाँ से आप पढ़ लेंगे। CSS की तैयारी में अपने आप को महदूद रखना चाहिए, लिमिटेड टू योर सिलेबस, एक ये टेक्निक होती है। और सिलेबस की कोई चीज़ ना छोड़ें, और उसके ऊपर भी 2 से ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। कम से कम आपको जो है वो 2 किताबें और ज़्यादा से ज़्यादा 3 किताबें पढ़ लें। अगर बहुत रीडिंग का या बहुत आपको, इफ़ यू आर वेरी मच नॉलेज हंगरी, तो कोई भी जो सब्जेक्ट है CSS का, अव्वल तो एकेडमी की कोशिश है 1 बुक प्रेपरेशन, और वो 1 बुक भी 3 4 5 किताबों से हम जो है वो हमने, फिर मैंने जो पब्लिक एड की किताब लिखी है वो मैंने कोई 5 से 6 किताबें और डिफरेंट जो मेरे पास अपने कोई नोट्स या सोर्सेज थे वो कंसल्ट करके लिखी है। बाकी जो फ्रोई डिटेल्स है ना, आपकी जो एलाइड छोटी मोटी डिटेल्स हैं, आप खुद कोशिश कर रहे हैं हासिल करने की, अदरवाइज कम वक्त में जो असल बात है वो बतानी रह जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यूनिफाइड ग्रेडेड स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया गया, और ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक बेसिक पे स्केल स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई। उसके बाद तमाम सिविल सर्वेंट्स को उन ग्रेड्स में कैटेगराइज करके उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मौका दिया गया। पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बनाए गए फॉर सिविल सर्विस अफेयर्स और सिविल सर्विस डिस्प्यूट्स या सर्विस मैटर्स को एडजुडिकेट करने के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। फिर भुट्टो ने जो अब काम किया, एक और जो नॉवेल एक्सपेरिमेंट किया, जो उन्होंने एक, वो था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ऑफिसर्स। पहले ये था ब्रिटिश इंडिया में भी और 73 तक पाकिस्तान में भी ये था कि आप जिस ऑक्यूपेशनल ग्रुप या जिस सर्विस में आ जाते थे, उसी सर्विस में ही सारी उम्र प्रोफेशनल लाइफ आप सर्व करते थे। और वर्टिकल मूवमेंट थी। अपने महकमे में ग्रेड 17 से 18 या जो भी उस वक्त ग्रेड्स तो नहीं थे, क्लास थी, तो आप लेवल्स उसमें जो थे अपने टाइम पूरा करके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हासिल करके प्रमोशन हासिल करते रहते थे। हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल मूवमेंट थी। तो भुट्टो साहब ने क्या किया कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ से आपको हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ़र्ज़ करें आप ग्रेड 18 में हैं, लेक्चरर हैं, तो आपको गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सर्विस में ग्रेड 18 में पोस्ट कर दिया जाएगा, पैरेलली हॉरिजॉन्टली। एक तो ये किया गया। दूसरा, भुट्टो साहब ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कराया। आउट ऑफ टर्न नाम से याद है कि अभी उसकी बारी नहीं आई, अभी वो जूनियर है, सीनियरिटी में नीचे है, लेकिन अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर समझती है कि ये प्रमोट हो सकता है या इसको प्रमोट करना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार दिया गया बाय द पार्लियामेंट वाइल पासिंग द सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1973 कि वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस कर सकता है। सीनियर्स को सुपरसीड करके जूनियर्स को प्रमोट करने का अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास 1973 की रिफॉर्म्स के तहत आज भी मौजूद है, जिसको फिर सिविल सर्वेंट्स चैलेंज भी करते हैं, कोई कोर्ट में भी जाता है। और बड़ा फेमस केस है 2010 का, गालिबन 2010 में, जब प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने प्रमोशंस की थी ग्रेड 22 में और ग्रेड 21 में, तो जो अफसरान सुपरसीड हो गए थे और उनके जूनियर प्रमोट होकर ऊपर आ गए थे, तो वो फिर अदालत में गए थे। और ख़ास करके ये जो हमारे वो मीडिया पे भी आते हैं, DMG के रिटायर्ड अफसर हैं बलूचिस्तान से, मीडिया पे भी आते हैं, हरफे हरफे आखिर के पता नहीं वो क्या लिखते हैं, या मुझे नाम भूल जाता है उनका यार। तो वो भी ये केस लेके गए थे, ही वाज सुपरसीडेड। तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है, ये भी फिर पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया ना। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, अपनी प्रमोशंस के लिए अपने मिनिस्टर से ताल्लुकात या कोई पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे कि कल को जो है
मेरी प्रमोशन कराएगा या मुझे अच्छी ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी तो यही आ गया ना कि आप किसी को कह के सिफारिश करवा के इन्फ्लुएंस यूज़ करके आप फ़र्ज़ करो किसी घटिया किसी कमतर महकमे में हो, वहाँ से आप उठकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ। तो ये एक फिर यानी ये पोलिटिसाइज होती गई ब्यूरोक्रेसी। तीसरा पॉइंट लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री ये है कि आप सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम दिए बगैर, सीएसएस क्वालिफाई किए बगैर, 3-4 साल रगड़ा खाए बगैर गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि आपको सिविल सर्विस में इंडक्ट कर ले। रिक्रूटमेंट बाय इंडक्शन कहते हैं। एक जो आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज रिक्रूटमेंट, दिस इज इनिशियल रिक्रूटमेंट थ्रू कंपेटिटिव एग्जाम्स। तो लेटरल एंट्री सिस्टम जो है वो बाईपास करके तमाम प्रोसेस को, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको इंडक्ट कर सकती है इनटू सिविल सर्विस। उसकी एक मिसाल किसी ने कहा कि जी कोई मिसाल दे दें, तो बड़ी आला मिसाल है उसकी। अरसलान इफ्तिखार का नाम आप जानते होंगे, और चौधरी इफ्तिखार हुसैन का बेटा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो जब बलूचिस्तान में थे, जस्टिस इफ्तिखार जब बलूचिस्तान जुडिशरी में सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बलूचिस्तान गवर्नमेंट में कहीं नौकरी दिलवाई ग्रेड 16 में, कहीं लो लेवल की। उसके बाद जब वो ग्रेड 17 में प्रमोट हुआ और वालिद साहब जहाँ चीफ जस्टिस बन गए सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने बलूचिस्तान से उनको यहाँ डेपुटेशन पे बुलाया किसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के किसी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 में। तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई, ग्रेड 17 से 17 में आया, प्रोविंशियल से फेडरल गवर्नमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कोई इदारा था, पता नहीं ये कोई इमिग्रेशन का था या कोई ऐसा इदारा था कोई। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको ग्रेड 17 में पुलिस में इंडक्ट कराया अंडर दिस लेटरल एंट्री रूल, और वो एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए, और उन्होंने सर्व भी किया कुछ अरसा। और फिर वो जब रिएक्शन आया, अखबारों में आया, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, बेइज्जती शुरू हुई, तो फिर वो वापस चले गए। फिर वो मलिक रियाज के साथ जो है वो फिर बिजनेस करने लग गए। ठीक हो गया जी। तो मैंने आप इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। फिर जो 1947 से हमने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया था, जो कि फिर 1976 में उसका ऑर्डिनेंस पास करके अब वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो उस वक्त भी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का स्ट्रक्चर मौजूद था, और वो सीएसएस का एग्ज़ाम 1948-49 से हमने शुरू किया हुआ है, और ये तब से चल रहा। लेकिन उसमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आती गई हैं। ख़ास करके 1973 में जो चेंजेस की गई, वो फिर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया, या 3 फंक्शनल ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स, जिसको हम कहते हैं ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, जिसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सेक्रेटेरिएट ग्रुप आ जाता है। इसी तरह फेडरल यूनिफाइड ग्रेड्स हैं। बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, शाइस्ता ठीक कह रही हैं। मुजम्मिल नहीं, क्लस्टर्स अभी आगे आएंगे। ये तो ग्रुप्स हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं भाई, फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं। क्लस्टर्स की बात अभी आगे आएगी यार, अभी नहीं, अभी मेरे साथ साथ चलें। नहीं उबैद, लेटरल एंट्री सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स की नहीं, इवन बैंकों से या कारपोरेशन से या इवन प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट समझती है। प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेंट है, जिसको अख्तियार है, वो ये अगर समझता है कि ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज और उस लिहाज से ये फ़लाँ ऑक्यूपेशनल ग्रुप में या फ़लाँ ग्रेड में ये इंडक्ट हो सकता है, तो वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही लेटरल एंट्री के ज़रिए करना है। वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है।
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, डेपुटेशंस, सेक्शन 10 लगाकर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। लेकिन लेटरल एंट्री प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी अफसरान को इंडक्ट किया जा सकता है, मिलिट्री से किया जा सकता है, कारपोरेशन से, प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकती है। अब्दुल्ला यूसुफ थे, मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं। अब्दुल्ला यूसुफ थे, चेयरमैन एफबीआर बने थे मुशर्रफ दौर में, नाम याद आ रहा जी, अभी भी जिंदा है। अभी भी वो रिफॉर्म कमेटी का और जो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजरी कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट इकोनॉमी एंड रिफॉर्म्स हैं, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, वो जो बचत शुआरी और उसके ऊपर बनी हुई है, अभी भी वो उसका हिस्सा हैं। वो कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे किसी प्राइवेट कंपनी से, फिर वो किसी कारपोरेशन में आए, फिर यूटिलिटी स्टोर्स में आए, और फिर वहां से वो एफबीआर में इंडक्ट हो गए थे। शबर जैदी इंडक्ट नहीं हुए, अपॉइंट हुए थे यार। इंडक्शन और लेटरल एंट्री और अपॉइंटमेंट में फर्क है। उनको मखसूस ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया था। यार मैंने बताया है अनीस, सेक्रेटेरिएट ग्रुप भाई, एसजी, मैंने बताया सेक्रेटेरिएट ग्रुप। यार मेहरान मैंने मिसाल दी तो है यार, अरसलान इफ्तिखार की मिसाल दी तो है भाई मेरे। आप आना चाहते हो, लगता है आप किसी सूबे में हो और आप चाहते हो कि मैं इधर आ जाऊं। हाँ भाई, हो सकता है, पॉसिबल है यार। ठीक है, आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं भाई, बहुत अभी लेक्चर पड़ा हुआ है, वक्त थोड़ा है, काम ज़्यादा है, और गाड़ी को हमने मंजिल पे पहुंचाना है। तो 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया 1973 में सिविल सर्विस को। ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स, फेडरल यूनिफाइड ग्रेड्स और एक्स कैडर सर्विसेज। जो ये पहले दो है ना, ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स एंड फेडरल यूनिफाइड ग्रेड्स, ये सीएसएस करके आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। और फिर ये थोड़ा सा फर्क यह है कि जो ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं, जो 3 ग्रुप यहां लिखे हुए हैं, ये फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, और जहां कहीं फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है वहां ये सर्व करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑल पाकिस्तान सर्विसेज। बाकी जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, वो उनके अफसरान अपने अपने कैडर या अपने अपने ग्रुप में सर्व करेंगे। अपने ग्रुप से बाहर सर्व करने के क्राइटेरिया और मेथड अलग होगा, जिसको डेपुटेशन कहते हैं या सेक्शन 10 कहते हैं ऑफ द सिविल सर्विस एक्ट 1973, जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट फिर अख्तियार रखती है। और जो फिर बाकी भी और भी अफसरान आएंगे, क्योंकि आप तो 200-250 के करीब सीएसएस वाले अफसरान भर्ती करते हैं, तो बाकी तो हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो वो जो बाकी ग्रेड्स में लोग आएंगे, सीएसएस किए बगैर भी भर्ती होती है, जिसको एक्स कैडर सर्विसेज कहते हैं, एक्स कैडर रिक्रूटमेंट कहते हैं। उसके बाद कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कराया गया। तमाम सीएसएस ग्रुप्स जो हैं, उनकी एक कॉमन ट्रेनिंग होती है। अभी 49th शुरू होने वाली है, और 1973 में फर्स्ट कॉमन ट्रेनिंग हुई। ये इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मकसद था कि प्रोफेशनलिज्म आए सिविल सर्विस में, और आपस में वो वेल कोहेरेंट और एक आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ग्रुप फीलिंग आए। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए, कॉमन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए। रिजर्वेशन ऑफ जो पोस्ट थी हायर लेवल पे, ग्रेड 20 एंड अबव में, पोस्ट वर रिजर्व्ड फॉर द सीएसपीज, जो कि बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बना जब 1973 में, तो उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट खत्म कर दी गई। वरना ये होता था कि ग्रेड 20 में उनकी कुछ पोस्टें रिजर्व होती थी, 21 में और 22 में, और यूं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उनकी बढ़ती जाती थी। और उन सीट्स में सवाए उन अफसरान के जो कि डीएमजी कहलाता था और अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाता है, 1947 में वो द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहलाती थी, सीएसपीज। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की, और ये कल्चर ख़त्म किया कि जी बाकी जो सीएसएस करते हैं वो कोई कमतर हैं और जो सीएसपी हैं वो ज़्यादा हैं। अभी भी ये फीलिंग है कि पुलिस
और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इस तरह वो जो ग्रुप की प्रेफरेंसेस आप देते हैं उसमें अभी भी ये रिफ्लेक्शन आती है। जी फैसल इखलाक मैं बताता हूँ कि सेक्रेटेरिएट ग्रुप का क्या फंक्शन है। यार सेक्रेटेरिएट में, भाई सेक्रेटेरिएट में क्या होता है? सेक्रेटेरिएट क्या होता है? एक ऐसा ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर होता है जहां फाइल वर्क है, पॉलिसी वर्क हो रहा होता है, जहां बैठकर आप पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग और स्ट्रेटजिक लेवल के फैसले कर रहे होते हैं। सेक्रेटेरिएट वर्क होता है। तो सेक्रेटेरिएट ग्रुप में, जिसको आप ग्रेड 17 में ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप कहते हो, वो जाकर ग्रेड 19 एंड अबव में सेक्रेटेरिएट ग्रुप उसका नाम बन जाता है। जी मोहम्मद इसहाक, प्रोवेंशियल सर्विसेज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं रिफॉर्म कर सकती थी ना यार। तो जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान पढ़ा रहा हूं भाई, मेरा लेक्चर है द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? तो प्रोवेंशियल जो सर्विसेज हैं, प्रोवेंशियल सिविल सर्विसेज, वो सूबों ने रिफॉर्म करनी है और प्रोवेंशियल असेंबलीज ने लॉ मेकिंग करके अपने अपने सूबों की सिविल सर्विस को ऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म और उनको करना है, ठीक है? तो जब सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की बात आए तो फिर हम फेडरल गवर्नमेंट को पढ़ते हैं। हाउ एवर, आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सर्विसेज और प्रोवेंशियल सर्विसेज दोनों को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, और फेडरल गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है फॉर द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एंड फॉर द फेडरल सर्विसेज, और प्रोवेंशियल असेंबली और प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स को भी एम्पावर करता है फॉर प्रोवेंशियल सिविल सर्विसेज। तो ये वो क्लासेस थी। क्लास 1 ऑफिसर्स दे वर द एग्जीक्यूटिव्स, क्लास 2 ऑफिसर्स सुपरवाइजर्स, सेक्शनल इंचार्ज, फंक्शनल एरियाज को देखने वाले, क्लास 3 क्लरिकल स्टाफ था, और क्लास 4 में फिर आपका बाकी सबऑर्डिनेट स्टाफ था। ठीक हो गया जी? तो ये क्लासेस अबॉलिश करके हमने क्या इंट्रोड्यूस कराया? हमने ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है? जो मैं आपको यहां बता रहा था, यूनिफाइड ग्रेडेड स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई, क्लासेस को अबॉलिश करके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराए गए। शुरू में ये 15 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे। मोहम्मद अरशद कह रहे हैं सर सीएसएस करके एजेके में भी पोस्टिंग, हाँ जी होती है, मैं बताता हूँ अभी। मोहम्मद अरशद मैं बताता हूँ। एक तो एजेके का कोटा भी है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में, मैं बताऊंगा आगे। उसमें फिर देखें ना, अब आप थोड़ा एडवांस पूछना शुरू कर देते हैं आपने वो। जी मैं बताऊंगा, अभी भी 12 नहीं है, 13 है भाई, मैं बताऊंगा आपको। जी क्लास जो है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लासेस ये थी कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस का टाइटल यूज कर सकते थे और उस क्लास के अंदर ही आपने सर्व करना होता था। लाइक क्लास 2 अफसरान क्लास 1 में नहीं आ सकते थे प्रमोट होकर, अपनी क्लास के अंदर ही आपने मूव करना होता था। तो वो एक आप कह लें कि ऊपर ग्लास सीलिंग थी कि आप मूव करके ऊपर नहीं जा सकते थे, ये एक बार थी। लेकिन यूनिफाइड ग्रेडेड स्ट्रक्चर का ये हुआ कि अगर आप ग्रेड 17 में आए हैं या ग्रेड 12 में आए हैं, ग्रेड 14 में आए हैं, तो आप अपनी कंपिटेंस इंप्रूव करके, नॉलेज, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस बेहतर करके आप ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21 तक भी जा सकते हैं। देर आर ऑल्सो इंडक्शन बाय प्रमोशन इनटू सिविल सर्विस। देखिए, एक तो है सिविल सर्विस में आने का तरीका जो आप सीएसएस का कंपेटिटिव इनिशियल रिक्रूटमेंट के जरिए से आ रहे हैं। दूसरा तरीका है लेटरल एंट्री का, जो मैंने आपको पहले बताया। तीसरा तरीका है बाय प्रमोशन, कि आप फर्ज करें ग्रेड 12 में क्लर्क भर्ती हुए या असिस्टेंट भर्ती हुए, आपने 8-10 साल वहां काम किया, नॉलेज हासिल किया या कोई डिग्री और की, उसके बाद आप ग्रेड 16 में प्रमोट हो गए, वहां कोई 8-10 साल काम किया, मजीद कोई हायर पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन, डिग्री, नॉलेज या एक्सपीरियंस चाहिए,
और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स चाहिए वो आपने हासिल की, तो आप ग्रेड 17 में सेक्शन ऑफिसर ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में आ जाएंगे इंडक्ट होके। तो वो बाय प्रमोशन भी आप आते हैं। ये पहले मुमकिन नहीं था क्लास सिस्टम में, ये फर्क है जी। जिसको एसओ का प्रमोशनल एग्जाम कहते हैं। और सेक्शन ऑफिसर तीन तरह से आते हैं, एक सीएसएस करके ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में, और वो सेक्शन ऑफिसर लगता है। दूसरा, जो नीचे सुपरिटेंडेंट्स, क्लर्क और नीचे जो स्टाफ होता है लोअर, वो इंटरनल एग्जाम्स देकर प्रमोशंस के जरिए से ऊपर आता है। तीसरा, डायरेक्टली एफपीएससी ग्रेड 17 में एडवर्टीजमेंट करके एग्जाम लेती है, एसओ एग्जाम। वो अभी भी होने वाला है अगले चंद दिनों में, हफ्तों में। और वो फिर एसओ ग्रेड 17 में भी डायरेक्ट भी आ जाते हैं, नॉन सीएसएस एसओ, जो कि ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में नहीं बल्कि वो इंडक्टेड, डायरेक्टली इंडक्टेड एसओ कहलाते हैं, एफपीएससी एक्स कार्डर कहलाते हैं वो भाई। तो ये 15 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे। जो आपको ब्लू कलर में ट्राइबल एरिया ग्रुप नजर आ रहा है, ये कुछ अरसे बाद 1973 में ये मौजूद था। इसमें इंडक्शन होती थी सीएसएस के जरिए से, और ट्राइबल एरियाज के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन करता था। ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी फर्क था। एफसीआर थे, पॉलिटिकल एजेंट, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, और ऊपर इसका सिस्टम और था। तो ये एक सर्विस ग्रुप रखा गया, जिसको बाद में तो 4-6 साल बाद खत्म करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल कर दिया गया था। तो 14 ऑक्यूपेशनल ग्रुप रह गए। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स ग्रुप, इसमें भी कुछ अरसा रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था प्लानिंग का, प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग के जो अफसरान थे, वो बीए पास या जर्नल डिग्री वाले वहां नहीं चल पा रहे थे। क्योंकि सीएसएस की तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन वो तो अभी भी यही है ना, ग्रेजुएशन 14 इयर्स की सेकंड डिवीजन के साथ। तो वो फिर जो इकोनॉमिस्ट और प्लानर ग्रुप में बीए करके आ रहे थे या एमए इंग्लिश, या जो जर्नलिस्ट थे, वो फिर प्लानिंग कमीशन कह रहा था कि ये नहीं चल पा रहे, या ये प्रोफेशनल हमें चाहिए। तो कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट ने जो नंबर 11 इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर ग्रुप है, इसको भी सीएसएस के ऑक्यूपेशनल ग्रुप से निकालकर एक्स कैडर ग्रुप बना दिया। ठीक हो गया जी। तो बाकी कितने रह गए हमारे पास? 13 ग्रुप्स रह गए। 13 में से जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये ऑल पाकिस्तान सर्विसेज भी कहलाता है, अलॉन्ग विद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो 3 रेड कलर में मैंने लिखे हैं, नीचे बॉक्स में लिखा भी हुआ है कि जो ब्लैक कलर में ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं वो फेडरल यूनिफाइड ग्रेड्स कहलाते हैं। और इन ग्रुप्स के अफसरान अपने अपने कैडर में सर्व करते हैं। अपने कैडर से बाहर सर्व करना है तो या डेपुटेशन पे, या लेटरल एंट्री, या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, या सेक्शन 10 के तहत जाएंगे। लेकिन जो ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं, जो 3 रेड कलर में लिखी हुई हैं, इनके लिए ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी इनको पोस्ट किया जा सकता है जहां कहीं फेडरल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक हो गया जी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रेड्स। और अब आपको 12 ग्रुप ऑफर होते हैं इंडक्शन के लिए, इनिशियल रिक्रूटमेंट बाय सीएसएस, बिकॉज के जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, ये ग्रेड 17 में इनिशियल रिक्रूटमेंट नहीं होती, बल्कि ग्रेड 19 या 20 में जो ऑफिसर्स आउट ऑफ अदर सर्विस ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट में आना चाहते हैं, तो वो फिर सेक्रेटेरिएट ग्रुप में इंडक्ट होते हैं बाय सीनियोरिटी। ठीक हो गया। इसलिए आपको 12 ग्रुप ऑफर होते हैं। क्लियर जी? अब बताएं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप स्कीम समझ आ गई हो तो। यार आप उसको नंबर 1 कर लो भाई, मैंने तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए वैसे तो। अगर उसूल आप देखें
तो मुझे चाहिए था कि उसको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करता, इनकी लिस्टिंग करता। उस लिहाज से फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऊपर आता, फिर पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आता। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर लो, इस बहस में नहीं पड़ो यार कि कौन सा ताकतवर है कौन सा कमज़ोर है, ये सारी गैर ज़रूरी बातें हैं। जब आप आओगे ना सिविल सर्विस में तो पता चल जाएगा कि आप कितने पावरफुल हो पुलिस और डीएमजी में। वहाँ एक एमएनए एमपीए ही आपसे जो है वो आपको ज़ाती मुलाजिम बना लेता है। छोड़ो इन बातों को अभी यार। नहीं, मोहम्मद इसहाक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बजाते खुद ऑल पाकिस्तान सर्विस है यार। सेक्रेटेरिएट ग्रुप में कोई भी आ सकता है, एनी वन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज ग्रुप्स और इवन फ्रॉम द प्रोविंसेस या प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट किसी को सेक्रेटेरिएट ग्रुप में लाना चाहती है तो उसका क्राइटेरिया है, उसके रूल्स हैं, और वो ग्रेड 19 या ग्रेड 20 में आप आ सकते हैं, ना इससे पहले ना इसके बाद। चलें जी, अब हम आते हैं मुशर्रफ दौर में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई ब्यूरोक्रेसी को, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को खास करके पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करने और इनके ऊपर काबू पाने के लिए ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई गई, और नाजिम का इदारा या नाजिम का ऑफिस इंट्रोड्यूस कराया गया। डिविजन्स ख़त्म करके कमिश्नर्स ख़त्म कर दिए गए, और डेप्टी कमिश्नर को रीनेम करके उसकी पावर्स को रीडिज़ाइन करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स कर दिया गया। और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास जो जुडिशियल पावर्स होती थी वो जुडिशरी को दे दी गई, और वो डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी थी उसको पावर्स मिल गई जुडिशियल, और जो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती थी वो फिर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव यानी नाजिम को दे दी गई। और यूं नाजिम जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी आप कह लें कॉमन सेंस में, अब वो डीपीओ कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अभी भी मौजूद हैं, और डिप्टी कमिश्नर की जगह फिर आ गए थे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। वो अब ख़त्म होके दोबारा से डिप्टी कमिश्नर्स आ गए हैं, और नाजिम और लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम क्योंकि ख़त्म हो गया इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। तो डीसीओ के नीचे 10 महकमे फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को 10 महकमे लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लॉ मेकिंग करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को दे दिए थे। ईडीओ प्लानिंग, ईडीओ इरिगेशन, ईडीओ विमेन डेवलपमेंट, ईडीओ सोशल वर्क, ईडीओ फॉर एनिमल हस्बेंड्री, प्राइमरी एजुकेशन, तो ये इस तरह के जो ईडीओ प्राइमरी हेल्थ, तो वो 10 महकमे डिवॉल्व करके एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना दिए गए थे, और उनके नीचे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे ग्रेड 18 में, और उनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे। और देन तहसील लेवल पे फिर आते थे। डिस्ट्रिक्ट से जब आप तहसील लेवल पे आते थे तो वहाँ तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, और वो क्योंकि तहसील लेवल पे म्यूनिसिपल सर्विसेज और म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ म्यूनिसिपल फंक्शन होते हैं, तो वहाँ फिर वो सैनिटेशन, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स बनाना, जॉगिंग ट्रैक, स्कूल, कॉलेजेस, वाटर सप्लाई, तो ये फिर तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर करता था। उधर डीपीओ, डीपीओ के नीचे जो होते थे वो फिर एसएसपीज और एसपी इन्वेस्टिगेशन, उसको भी रिफॉर्म किया गया। पुलिस में भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर को डिल्यूट करके एसपी इन्वेस्टिगेशन, इन एसपी ऑपरेशन, एसपी रिसर्च, एसपी इंटेलिजेंस या स्पेशल ब्रांच, वहाँ भी फिर जो है पावर को डिल्यूट करके, तो ऊपर फिर नाजिम जो था वो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो इंचार्ज कहलाता था, जो कि ख़त्म कर दिया बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी 10-15 मिनट की, फिर बाकी रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। 1 बज गया है, 15 मिनट की नमाज की ब्रेक ले लें, तो 1:15 बजे वापस आएंगे जी। प्लीज़ लेट ना कीजिएगा। इररेलीवेंट क्वेश्चन पूछ पूछ के आपने जो है वो टाइम वेस्ट किया जी अपना। जी 15 मिनट की ब्रेक है जी। अ, उनके साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एक मुकम्मल गवर्नमेंट है।
हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी पाकिस्तान में। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उनका अपना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी असम्बली, उनका सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल सिस्टम मौजूद है, और उनका वो अपनी रिक्रूटमेंट भी करते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सर्विस भी है, वो अपनी भर्तियां खुद भी करते हैं। जैसे एक जो है वो कह लें कि उनको आज़ाद एक अख्तियार हासिल है। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो अफसरान हैं, वो फिर जैसे बाकी सूबे फेडरल गवर्नमेंट से अफसरान बोरो करते हैं, पुलिस के और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, या इवन सूबों में भी जो अकाउंटेंट जनरल्स हैं, ये मैंने पढ़ाया था द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द फंक्शंस ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स सिस्टम। उसमें मैंने बताया था कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और फिर अकाउंटेंट जनरल्स हैं सूबों में, और फिर जीबी का अकाउंटेंट जनरल है, और आज़ाद कश्मीर में भी एजी एजेके है। अब क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अफसरान, उनके अपने जो अफसरान हैं जो आज़ाद कश्मीर डोमिसाइल के, और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भर्ती करती है, वो तादाद में भी कम हैं। और फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से फेडरल गवर्नमेंट से आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट अफसरान बोरो करती है, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। लाइक एक तो आज़ाद कश्मीर का कोटा भी है, गालिबन 1% है एजेके का कोटा सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। दूसरा, अच्छा 2% है, ठीक है, उसमें वो सब्जेक्ट्स भी आ जाते होंगे ना, फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरियों का भी कोटा है वो उस लिहाज से। दूसरा फिर जैसे सूबों में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द प्रोविंसेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग और उनके मर्जी के साथ जाते हैं, और उस लिहाज से जो है फिर आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा ही है। ठीक है जी। तो जैसे फेडरल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जीबी के साथ अंडरस्टैंडिंग है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर्स, फॉर द ट्रांसफ़र पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, तो वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो अकाउंट्स हैं, वो अपने अकाउंट्स अलग से मेंटेन करने के जिम्मेदार हैं। वो चाहें तो फेडरल गवर्नमेंट से अकाउंटेंट जनरल बोरो ना करें, अपना अकाउंटिंग का सिस्टम पूरा वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो ऑडिट फंक्शन है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अज्यूम किया हुआ है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का भी। उनका ऑडिटर जनरल ऑफ आज़ाद कश्मीर अलग नहीं है। ठीक है, बाकी तो पूरा जैसे एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, वो एजेके का सिस्टम है। चलें जी, हम आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, द फ्यूचर रिफॉर्म एजेंडा, उसके जो हाइलाइट्स हैं या जो फोकस है उस रिफॉर्म एजेंडे का, वो इन बातों पे है। ये 6 पॉइंट एजेंडा आप समझ लें कि जो मुशर्रफ ने भी शुरू किया था 2005 में, और अभी ये वाली गवर्नमेंट भी चाह रही है दोबारा से वही, क्योंकि मुशर्रफ की बाकियात ही आई हुई हैं सारी, तो इसलिए फिर वो जो है ये गुड गवर्नेंस लाई जाए, यानी सिविल सर्विस में इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को बेहतर करके ना सिर्फ इंटरनल गवर्नेंस आए, बल्कि इसी सिविल सर्विस के जरिए से मुल्क में गुड गवर्नेंस को भी रवाज दिया जाए। सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, डिलेज हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। जी वसीम शाह साहब, मेरा भी 2:30 बजे लेक्चर, एग्जैक्टली 2:30 पे मेरा भी मॉक इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं 2:25 पे ख़त्म कर पाऊँगा। आप वो कभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे आप लोग गैर ज़रूरी सवालात करके इररेलीवेंट क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो फिर आप अपना नुकसान करते हैं। तो मैंने एक क्राइटेरिया बताया कि जो स्लाइड सामने नज़र आ रही है उस स्लाइड के हवाले से क्वेश्चन करें, दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। वरना तो फिर अनलिमिटेड है ना, आप फिर कोई भी सवाल कर लेंगे।
तो ये कोई ओपन सेमिनार डिस्कशन नहीं हो रही होती, उसमें जो है आप रेलिवेंट टू द स्लाइड रहें, तो मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ क्वेश्चंस को। बाकी जरूरी नहीं होता कि हर सवाल जो है वो उसका 3 घंटे में फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हाउएवर मैं 2:25 पे क्लास ख़त्म करूंगा जी, मेरी 2:30 बजे भी क्लास है, मैं उसको 2:25 पे ख़त्म करूंगा ताकि टॉपिक पूरे हो जाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बेहतर करना और परफॉर्मेंस को इंसेंटिव से लिंक करने का नाम मौजूदा रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जो कि बड़ा सबसे मुश्किल जो पेश आ रही है वो इसी पे आ रही है कि कैसे सिविल सर्विस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए और परफॉर्मेंस को उनके इंसेंटिव्स और कैरियर के साथ लिंक किया जाए। ये एक सबसे मुश्किल। दूसरा, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्विस। ये जो जर्नलिस्ट आउटलुक है सिविल सर्विस की, जो एक आउटलुक है कि बीए सेकंड डिवीजन, क्राइटेरिया तो यही है ना, 1947 से लेकर 1973 में भी क्राइटेरिया वही रखा गया। अभी भी आप एफपीएससी के रूल्स पढ़ चुके होंगे या आप देख लें, क्राइटेरिया अभी भी वही है, बीए सेकंड डिवीजन। लेकिन सिर्फ ये हुआ है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, उनको उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने चेंजेस किए हैं, जिसको आप रिफॉर्म कह सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से एफपीएससी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश की है। लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं विच आर मोर रेलिवेंट टू द मॉडर्न डेज रियलिटीज़ या सिविल सर्विस के हवाले से। लाइक एमबीए का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, आईटी और कंप्यूटर साइंस का 200 नंबर का कर दिया गया, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट साइंस, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, इसी तरह जेंडर स्टडीज़। तो ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करा के फिर जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी मार्किंग और उनके नंबर कम करके उनकी इम्पोर्टेंस को कम किया गया है। तो ये भी एक जो मौजूदा गवर्नमेंट जो रिफॉर्म कर रही है वो ग्रेजुअल रिफॉर्म है और वो माइक्रो लेवल पे रिफॉर्म कर रही है सिविल सर्विस को। कहीं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के क्राइटेरिया को, कहीं एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को बेहतर करके उसमें स्पीडी ट्रायल करके, ठीक हो गया, कहीं उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी को बेहतर किया जा रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ओवरऑल जो रीस्ट्रक्चरिंग है सिविल सर्विस की, जो कि यहाँ क्लस्टर्स बनाने हैं, प्रोफेशनल क्लस्टर्स, वो नहीं बना पा रहे टू मेक ब्यूरोक्रेसी मोर अकाउंटेबल, मॉडर्न, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी। ये जॉर्गन्स याद करने पड़ेंगे आपको एक अच्छी राइटिंग के लिए। ये फिर लोकल पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबों में ये जॉर्गन नहीं मिलते, ठीक हो गया, इसलिए क्योंकि वो फिर उसमें उन्होंने लोकली कट पेस्ट किया होता है। तो जो प्रोपोज रिफॉर्म एजेंडा है, डॉक्टर इशरत ने फिर किताब भी लिखी 2018 में, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, रीटूलिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और रीस्ट्रक्चरिंग द सिविल सर्विस का एक चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है जिसका क्रक्स ये है, ये पीछे वाली स्लाइड, और ये गुड गवर्नेंस आए मुल्क में थ्रू सिविल सर्विस। पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ है, सैनिटेशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, साफ पानी की प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ऑल दीज पब्लिक सर्विसेज जो आपको डेली लाइफ में चाहिए, उसमें बड़ी खराबी पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात हैं। सिविल सर्विस के और ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। अच्छा, ये एक थोड़ा मैं यहाँ बताता जाऊँ कि इशू सिविल सर्विस का नहीं है। सिविल सर्वेंट्स, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सीएसएस ऑफिसर्स, दे आर नॉट मोर देन 7,000 विच कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ द टोटल ब्यूरोक्रेसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इशू जो अंडरलाइंग इशू है, जो डीप इशू है, वो बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, बाकी जो एक्स कैडर सर्विसेज हैं, उनकी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का इशू है, उनके कंडक्ट का इशू है, उनके प्रोफेशनल ऑनेस्टी का इशू है। फिर जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस
एंटरप्राइजेज और एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, वहाँ इश्यूज हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एलिटिस्ट लेवल पे टॉप मोस्ट जो डिसीजन मेकिंग का लेवल है, उसमें फिर ये सीएसएस ऑफिसर्स ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसलिए फिर ये ज़्यादा विजिबल और ज़्यादा जिम्मेदार भी ठहराए जाते हैं। हाउएवर, सिर्फ सिविल सर्विस को रिफॉर्म करके, रिस्ट्रक्चर करके आप मुल्क में गुड गवर्नेंस, इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी और इस तरह की प्रोफेशनल अप्रोच नहीं ला सकेंगे जब तक ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म ना किया जाए। सूबों में भी यही है। सूबों में भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए से पीएमएस या पीसीएस करके आते हैं, वो भी हर सूबे में कुछ 7-8 हज़ार, ज्यादा हुआ तो 9-10 हज़ार अफसरान होंगे हर सूबे में। तो उसके ऊपर देखा जाए तो जो सीएसएस और पीएमएस और पीसीएस अफसर जो कम्पिटिटिव एग्जाम और जो सिविल सर्विसेज कहलाती हैं फेडरल एंड प्रोविंशियल, वो तादाद में 25-30 हज़ार अफसरान है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी एग्जीक्यूशन को और इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन और फार्मूलेशन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसलिए ये फिर तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं और इनको रिफॉर्म करने की बात भी हो रही है। रिफॉर्म करने के लिए ये किया जा रहा है, नंबर 1, रीस्ट्रक्चरिंग द ऑक्यूपेशनल ग्रुप स्कीम इनटू सर्विस क्लस्टर्स। ये होगा रीस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर चेंज करना। जो भुट्टो ने किया था, क्लास सिस्टम को ऑक्यूपेशनल ग्रुप में रीस्ट्रक्चर कर दिया था, अब उसको महसूस किया जा रहा है, जरूरत यह पेश आ रही है कि अब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी जो हैं और जो एक जर्नलिस्ट अप्रोच है वो अब मॉडर्न डे रियलिटीज को पूरा नहीं कर रही। फिर नई चीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, रीनेम करके, नई तो नहीं है, हाउएवर नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस और प्रोविंशियल, हर सूबे में प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव सर्विस। तीसरे लेवल पे इंट्रोड्यूसिंग फेडरल एंड प्रोविंशियल प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज, और वो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के जरिए से। अलग से एक कंपेटिटिव एग्जाम होगा जिसमें प्रोफेशनल टेक्निकल लोग आ सकेंगे। और देन चौथा लेवल जो होगा फिर वो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी अपनी सर्विसेज, अपनी रिक्रूटमेंट कर सकेंगी जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्व करेंगे। अब उन्हीं 4 एरियाज को मैंने यहां इस तरीके से बयान किया है। ऑल पाकिस्तान सर्विसेज मौजूद रहेंगी, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस। अब आप देखें, सेक्रेटेरिएट ग्रुप को रीनेम किया जा रहा है नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस के नाम से, ठीक है जी, लेकिन सिर्फ रीनेम नहीं किया जा रहा बल्कि उसका जो क्राइटेरिया भी बदला जा रहा है। सेक्रेटेरिएट ग्रुप में क्या होता है कि आप सीनियोरिटी की बेस पे और अपनी उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज और सीनियोरिटी, 2 ही क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप सेक्रेटेरिएट ग्रुप में इंडक्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का हिस्सा हूं, मैं सारी उम्र ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के महकमे में ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस में ही काम करूंगा वर्टिकली। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस छोड़ के मैं सेक्रेटेरिएट में चला जाऊं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटेरिएट में सर्व करूं पॉलिसी एरिया में, तो मुझे अपना सर्विस ग्रुप छोड़ना पड़ेगा, तमाम राइट्स एंड प्रिविलेजेस, और फिर मैं इंडक्ट हो जाऊंगा अपनी एज और सीनियोरिटी, सॉरी एज नहीं, सीनियोरिटी और वेकेंट पोस्टें जो सेक्रेटेरिएट में होंगी उस हिसाब से। ना मेरा कोई एंट्री टेस्ट होना है, ना मेरा कोई एग्जाम होना है, ना मेरा नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखी जानी है। और मैं जाकर पॉलिसी लेवल पे ग्रेड 20 में या 21-22 में आगे पॉलिसी लेवल पे मैं अपना प्रोफेशनली काम करना शुरू करूंगा, जिसका मेरे पास हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो। मिसाल के तौर पे मुझे वो जॉइंट सेक्रेटरी लगा दें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में, मुझे नहीं पता, मुझे वो जॉइंट सेक्रेटरी लगा दें क्योंकि अब मैं सेक्रेटेरिएट ग्रुप में आ गया हूं बाय डिफॉल्ट, और अब मुझे उन्होंने लगा दिया जॉइंट सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड डिप्लोमेसी क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता।
तो डॉक्टर इशरत का जो फार्मूला या जो रिफॉर्म कमीशन है वो ये कहता है कि एक नेशनल एग्जेक्टिव सर्विस बनाए जिसमें ग्रेड 20 में इंडक्शन हो बाय कंपेटिटिव एग्जाम। फिर वो नेशनल एग्जेक्टिव सर्विस को भी सब तीन हिस्सों में तकसीम करता है: इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट या सोशल सर्विसेज जो रिलेटेड सोशल डेवलपमेंट, और तीसरा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें जिसके पास क्वालिफिकेशन, डिग्री, नॉलेज, एक्सपीरियंस रेलिवेंट होगा वो इन तीन में से किसी एक नेशनल एग्जेक्टिव सर्विस में आकर सर्व कर सकेगा। ठीक हो गया जी। दोबारा से कंपेटिटिव एग्जाम होगा, उसके नंबर होंगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और देन उसके बाद आप नेशनल एग्जेक्टिव सर्विस में आ सकेंगे। सूबों से कोई आना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर से कोई आना चाहता है, गवर्नमेंट में ऑक्यूपेशनल ग्रुप में से कोई आना चाहता है, तो वो नेशनल एग्जेक्टिव सर्विस में आ जाएगा। इसी तरह प्रोविंशियल एग्जेक्टिव सर्विस भी ऐसी होगी, वो सूबों के अंदर होगी, सूबों की हद तक होगी, और वो भी कंपेटिटिव एग्जाम के जरिए से ग्रेड 20 एंड अबव में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अफसरान, नॉन सिविल सर्वेंट्स ऑफ द प्रोविंस जो एक्स कैडर कहलाते हैं सूबों में, वो भी आना चाहें तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो जो भी कॉम्पिटेंट होगा एक प्रोसेस के जरिए से सेक्रेटेरिएट में आकर नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आ जाएगा, पॉलिसी फार्मुलेशन और हाईएस्ट एलिटिस्ट पोजीशन पे कंपटीशन के जरिए से आएगा। या इस वजह से नहीं आएगा कि वो किसी खास ग्रुप में आ गया है या सीएसएस कर लिया है या वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप है या पॉलिटिकल एफिलिएशन है या उसने कोई ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस यूज कर लिया है तो सेक्रेटेरिएट में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स खत्म कर दिए जाएंगे और जो फेडरल सर्विसेज बनाई जाएंगी उसके भी उन्होंने तीन हिस्से बनाए हैं: फेडरल फाइनेंस सर्विसेज, फेडरल डिप्लोमेटिक सर्विस जिसको आप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और फेडरल ट्रेड एंड कस्टम सर्विस या इंटरनेशनल ट्रेड एंड कस्टम सर्विस जो उसको आप आज कस्टम ग्रुप है और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है। ठीक हो गया जी। तो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप जो सीएसएस में और कस्टम्स ग्रुप है, इसको मर्ज करके उनका ख्याल है कि एक ट्रेड एंड कस्टम्स या इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्रुप बना दिया जाए जो इंटरनेशनल ट्रेड और बाकी ट्रेड एक्टिविटीज को देखे। मिनिस्ट्री ऑफ सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, काइंडली वेट करें। दोबारा शुरू करते हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो क्लस्टर्स बनने हैं, एक तो ऑल पाकिस्तान सर्विसेज का क्लस्टर बनेगा या ग्रुप कह लें, क्लस्टर का नाम लिया जा रहा है उसके लिए। उसमें पुलिस सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस। उसके बाद फेडरल ग्रुप्स बनेंगे या फेडरल गवर्नमेंट के जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्लस्टर्स बनाएगी और वो क्लस्टर्स मुश्तमिल होंगे फाइनेंस सर्विसेज का एक क्लस्टर जिसमें ये अकाउंट्स ग्रुप आ जाएगा, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस के हवाले से आईआरएस का आ जाएगा। ठीक हो गया, जो कि रेवेन्यू मैनेजमेंट है। प्लानर्स या प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो प्लानर्स इकोनॉमिस्ट का ग्रुप है वो भी फाइनेंस सर्विसेज में आ जाएगा। तो ये तीन चार ऐसे जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंस, रेवेन्यू कलेक्शन, अकाउंटिंग से है, ये फिर जो है इसमें शामिल हो जाएंगे, फाइनेंस सर्विसेज का एक क्लस्टर कहलाएगा। डिप्लोमेटिक सर्विस बन जाएगी, रीनेम हो रही है, बाकी काम तकरीबन वही रहेगा, लेकिन उसमें रिफॉर्म ये कहा जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्विस में कि प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स को जिनकी पहले से क्वालिफिकेशन होगी, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये डिग्रीज, रेलिवेंट डिग्रीज उन्होंने कोई 12-15 डिग्रीज आइडेंटिफाई की हुई है
कि जो डिप्लोमेटिक सर्विस में आना चाहता है पहले से उसके पास कोई एक इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री हो, तो फिर वो डिप्लोमेटिक सर्विस का अलग से इम्तिहान दे। एक कंबाइंड एग्जाम नहीं होगा। फाइनेंस सर्विसेज का अलग से एक एग्जाम होगा, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। डिप्लोमेटिक सर्विस का अलग से एग्जाम होगा, सिलेबस और क्राइटेरिया अलग होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान ट्रेड एंड कस्टम सर्विस है उसका अलग से सिलेबस और क्राइटेरिया और कंपेटिटिव एग्जाम होगा। बाकी जो सर्विसेज हैं, रेलवे ग्रुप, पोस्टल ग्रुप, ये वो कहते हैं कि ये कॉरपोरेशंस हैं। रेलवे एक कॉरपोरेशन है, पोस्टल सर्विस एक कॉरपोरेशन है। तो जैसे कोई प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेशन अपने बिजनेस को चलाती है और अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करती है, तो इनको भी एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए से ऑटोनमस कॉरपोरेट बॉडीज बना दिया जाएगा और इनके एम्प्लॉयज जो हैं वो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज बन जाएंगे, कंपेरेबल विद द मार्केट, लाइक जो कंपटीशन और सैलरीज और उस तरह का कल्चर। और जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है उसको वो कहते हैं कि एक मीडिया मैनेजमेंट बोर्ड या मीडिया कमीशन बनेगा, जो एक ऑटोनमस कमीशन होगा, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता होगा, ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में नहीं होगा। वो फिर अपने खुद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया और अपने लॉज बनाएगा, और वो मीडिया सर्विस होगी एक, या उसमें जिन अफसरान ने मीडिया में आना है, मीडिया कमीशन या मीडिया सर्विस, या जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आप कहते हैं, तो वो भी सीएसएस की रिक्रूटमेंट, जर्नल रिक्रूटमेंट से नहीं आएंगे, बल्कि उसके लिए भी स्पेशलाइज क्राइटेरिया चाहिए, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। तो इसमें भी कोई जो है वो जर्नल क्राइटेरिया पे सीएसएस करने की बजाय ये सीएसएस ग्रुप नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन ग्रुप जो है वो कंपेटिटिव एग्जाम वाला ग्रुप नहीं रहेगा। रेलवे और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ये भी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का हिस्सा नहीं रहेंगी। मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट कहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उनको दे दिया जाएगा और वो इसको एडमिनिस्टर करेंगे, मिलिट्री लैंड्स को। तो ले दे के आपके पास वो क्लस्टर्स बचेंगे, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज का एक क्लस्टर, और फाइनेंस सर्विसेज, डिप्लोमेटिक सर्विसेज, ट्रेड एंड कस्टम्स ग्रुप। बाकी काम या तो अथॉरिटीज और कमीशंस और कॉरपोरेशन बनाकर किया जाएगा पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग करके, और उनके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल नहीं होगा, या फिर जो है वो उनके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया प्रोफेशनली उसको बढ़ा दिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब एंड द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन द जॉब। ठीक हो गया? लाइक वो कहता है कि जी किसी ने फर्ज करें एमएससी फिजिक्स किया है और वो इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाता है या आ जाती है। अब उसको मैस कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया का कंट्रोल, मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया एथिक्स, ये सारी बातें यहाँ तो वो सीखेगा नए सिरे से। उससे बेहतर है कि उसने कोई एमएससी मैस कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया या कंटेंट डेवलपमेंट में कुछ मास्टर्स या स्पेशलाइजेशन की हो, और उसके बाद कोई एंट्री टेस्ट या क्राइटेरिया की बेस पे वो आ जाए और वो मीडिया ग्रुप या मीडिया मैनेजमेंट में आ जाए। जी मैं स्लाइड शेयर कर देता हूं सबके साथ। जी मैं स्लाइड भी चेंज करता हूं जी थोड़ा, मैं वो पहले आपसे ये शेयर कर लूं लेक्चर, तो फिर मैं स्लाइड भी शेयर करता हूं। ये एवरीवन के साथ शेयर होगी है जी, और लेक्चर जो है वो मैं ये क्लस्टर्स ये वाले पढ़ा रहा हूं, ये मैं क्लस्टर्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है? फाइनेंस सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये तीन उसके आप कह लें कि ग्रुप्स या क्लस्टर के अंदर ये सर्विसेज होंगी। और जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, उन्होंने कोई 18-20 डिग्रियां आइडेंटिफाई की हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस और इस तरह से रिलेटेड। वो डिग्री कोई एक उसके पास 16 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री होगी, तो फिर वो एंट्री टेस्ट देगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद फिर वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज या कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बैठेगा। इसी तरह रेवेन्यू मैनेजमेंट जो कि अब आईआरएस कहलाती है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जिसको हम प्लानर्स एंड इकोनॉमिस्ट ग्रुप कहते हैं, तो ये उसको विंडो ड्रेसिंग काइंड ऑफ चेंज हो रहा है। फिर पाकिस्तान फॉरेन सर्विस है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो डिप्लोमेटिक सर्विस
के नाम से बन जाएगी और उसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज से निकाल के अलग क्लस्टर बनाने की प्रपोजल। फिर एचआर एंड ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है, जो अभी आजकल ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसका नाम, इसको काम वही रहेगा, फोकस इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे चला जाएगा। फ्रॉम फाइल वर्क एंड ऑफिस वर्क से इसका शिफ्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे चला जाएगा और इसका काम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मिनिस्ट्रीज के अंदर जो एचआरएम हो रही है स्ट्रेटजिक लेवल पे, वो फिर उसके लिए ये एचआर एंड ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप बन जाएगा। एक क्लस्टर, अलग से एक क्लस्टर होगा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कस्टम्स ग्रुप या सर्विस, ये एक क्लस्टर। तो 4 क्लस्टर बन गए फेडरल लेवल में। उसके बाद आ गया ये ग्रेड 19 तक आप अपने अपने क्लस्टर में रहेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेड 20 में आना चाहते हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस में आना चाहते हैं, तो अलग से फिर आपको एग्जाम देना होगा, चाहे आप डिप्लोमेटिक सर्विस में हैं, एचआर सर्विस में हैं, ट्रेड में हैं, अकाउंटिंग में हैं, किसी भी सर्विस में हैं, और आप नेशनल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की सर्विस में आना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम देना होगा। एक एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया होगा, मिनिमम एक्सपीरियंस मे बी 20 ईयर्स, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज एग्जीक्यूटिव सर्विस में आने के लिए। फिर कंपेटिटिव एग्जाम अलग से होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर आपको इंडक्ट किया जाएगा इनटू नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस। और फिर एक ऑडिट बोर्ड बनाया जाएगा। ऑडिट जो है वो भी सीएसएस ग्रुप नहीं रहेगा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बोर्ड बनाया जाएगा जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उन पे मुश्तमिल एक बोर्ड होगा जो फाइनेंशियल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए इंडिपेंडेंटली काम करेगा। लेकिन अभी ये डॉक्टर इशरत का रिफॉर्म कमीशन क्लियर नहीं है कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी, और उसके बाद ये बोर्ड जो है ये क्या पार्लियामेंट के अंडर होगा या एग्जीक्यूटिव के अंडर होगा, ये अभी तय नहीं हो पा रहा, या ये इलेक्शन कमीशन की तरह का कोई आज़ाद इदारा होगा, अभी तक इसके वो क्लियर नहीं हो रहा। हाउएवर ऑडिट फंक्शन को प्रोफेशनल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और गवर्नेंस लाने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम को बेहतर करने की बात हो रही है और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम लाने की बात हो रही है। फिर टेक्निकल सर्विसेज बनाई जाएंगी, नेशनल हेल्थ सर्विस, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस और नेशनल एजुकेशन सर्विस, इसी तरह नेशनल हाईवे सर्विस, इरिगेशन, ये जो मुख्तलिफ टेक्निकल सर्विसेज हैं, ये भी कंपेटिटिव एग्जाम के जरिए से प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा और वो अपने अपनी प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज में अपनी सर्व करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। कंक्लूजन क्या है कि आप ऑटोनॉमी दें, लाइक एसबीपी को ऑटोनॉमी दें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को एक ऑटोनॉमी दें और एफबीआर को ऑटोनॉमी दें, तो ये फाइनेंशियल गवर्नेंस बेहतर करने वाले इदारे हैं। मार्केट ऑपरेशंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस, रेवेन्यू मैनेजमेंट, उसके तहत आप देखें तो एसबीपी को जो चंद दिन पहले ऑटोनॉमी दी गई है और जो एक्ट, ऑर्डिनेंस तो पास हो गया, अब वो एक्ट शायद पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, तो उसके तहत स्टेट बैंक को जो है अख्तियार दिए गए हैं। वो दो तरह के क्रिटिक्स, दो तरह की राय आती है। एक तो कह रहे हैं कि ये ठीक है, जो प्रो रिफॉर्म्स हैं डॉक्टर इशरत और आईएमएफ के जो हैं यहाँ लोग, वो ये कहते हैं कि ये ठीक है। कुछ कहते हैं, बल्कि मेजॉरिटी कह रही है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ये स्टेट बैंक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हो जाएगा और एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट इदारा बन जाएगा जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं होगा। तो खैर वो एक सरसरी बात आ गई। हाउएवर जो आपकी की इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और गवर्नेंस का बायस बनती हैं, उनको रिफॉर्म करने का जो है वो एक मैक्रो रिफॉर्म या ब्रॉडर जो रिफॉर्म पैकेज होगा वो शामिल होना चाहिए उसमें, इन इदारों को भी रिफॉर्म कर। फिर इंटरनल जो कंट्रोल्स हैं और इंटरनल गवर्नेंस, जो मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स, डिपार्टमेंट्स में, ब्यूरोक्रेसी में जो इंटरनल खराबी हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स बड़े वीक हैं, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, सजाएं नहीं मिलती। पब्लिक सर्वेंट्स अगर कुछ गलत करते हैं, कोई करप्शन करते हैं या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, तो उनकी सजाएं देने का जो प्रोसेस है, इंक्वायरी का प्रोसेस बड़ा कम्बरसम है, उसको अब ठीक किया जा रहा है और अब उसमें टाइम लाइन्स लिख दी गई हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर 15 दिन में इंक्वायरी करेगा,
और जो अथॉरिटी है डिसाइड करने वाला, सजा या जजा देने वाला, वो उसको अगले 1 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी फाइनल करेगा। उससे ये है कि आप इंक्वायरी प्रोसेस, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स जो है वो बेहतर हो रही हैं। वरना उसमें यह था कि कई कई साल, बल्कि 3 3 4 4 साल तक इंक्वायरीज पेंडिंग रहती थी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। उसके बाद कोर्ट सिस्टम जो हमारा है, गवर्नेंस तब आएगी जब आपकी अदालतें सही काम करने लगेंगी। फर्ज करें आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो करप्शन की है, या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, या मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पहले तो डिपार्टमेंटल महकमाना इंक्वायरियां ही बहुत लेट होंगी आपके, मिल मिला के आप उसको लेट करते जाएंगे या अपनी फेवर में करा लेंगे। अगर फर्ज करें आपके खिलाफ एडवर्स एक्शन साबित हो रहा है, तो फिर भी आप अदालत में चले जाएंगे, वहां से कुछ स्टे आ जाएगा, और मिल मिला के वहां से भी गंद है अदालतों में भी, तो आप अपने हक में फैसला ले आएंगे। तो ये जो ओवरऑल गवर्नेंस है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस नहीं है। सिर्फ सिविल सर्विस को रिफॉर्म करके आप मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं ला सकेंगे, जो कि मेरा अगला टॉपिक है। तो गुड गवर्नेंस के लिए हमें क्या करना है, वो हमें गुड गवर्नेंस मैंने आपको शायद लास्ट टाइम पढ़ा दिया था। क्योंकि स्टूडेंट्स बताइएगा, गुड गवर्नेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो अभी हम ई गवर्नमेंट के हवाले से देखेंगे। ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स और ई गवर्नमेंट, ये एक रेलिवेंट सिमिलर एरिया के टॉपिक्स हैं। ठीक हो गया जनाब? तो ई गवर्नमेंट जो है उसको देखते हैं कि वो क्या चीज है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है ई गवर्नमेंट के ऊपर, या जब आप गुड गवर्नेंस लिखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो उसमें भी ई गवर्नमेंट का जिक्र आ जाएगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट बड़ा एक पॉपुलर आप कह लें कि बन गया है रिफॉर्म एरिया, और बड़ा एक बज वर्ड बन गया है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट। तो ये ई गवर्नमेंट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न वर्क मेथड्स इस्तेमाल करने का नाम है, मॉडर्नाइजेशन का नाम है ई गवर्नमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था कि मॉडर्नाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्नाइजिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ई गवर्नमेंट जो है उसकी एक मिसाल है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ही रिफॉर्म एजेंडा जो है उसी का हिस्सा है, जब आप टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस कराते हो पब्लिक सेक्टर। 1990 की दहाई में ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस की टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई, और 1990 की दहाई में, लेट 1980s और अर्ली 1990s में ये टर्म पॉपुलर होना शुरू हुई। ई गवर्नमेंट, गवर्नेंस और प्रो पुअर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बातें फिर जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डेवलप करने के लिए फिर ये थियरी सामने आती हैं, या ये प्रोसीजर सामने आते हैं। डिजिटल जो प्रोसेसेस हैं उसका इस्तेमाल शुरू होता है, तो उसको ई गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज़ द यूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, सॉरी, e-government is the use by government agencies of information and communication technologies that have ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of the government। वो जो इंटरेक्शन है आपका गवर्नमेंट के साथ, उसकी नेचर और टाइप बदल जाती है, उसमें स्पीड, एफिशिएंसी और बेहतरी आ जाती है। यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, इट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। जो पब्लिक सर्विसेज हैं और गवर्नमेंट से जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो अगर आप ऑनलाइन हासिल करना शुरू कर दें अपने घर में बैठकर, और आपको लाइन में लगना ना पड़े, जाना ना पड़े और धक्के ना खाने पड़े, तो उससे बचाने के लिए ई गवर्नमेंट सिस्टम आपको ये बचाता है। E-government and e-governance, both terms are used alternatively, interchangeably. However, there is a little bit difference. E-government है mostly technology पे focus करती है। E-government is the initial process of introducing information technology in government processes, जबकि e-governance जो है वो overall economic, political, social
और बिजनेस एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने का नाम ई गवर्नेंस है, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी, जिसमें ईच एंड एवरी सिटीजन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ नेशनल एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, नेशन वाइड ऑटोमेशन, जिसको हम कहते हैं आईटी इंक्लूसिव पॉलिसीज, ई गवर्नमेंट इंक्लूसिवनेस, कि गरीब से गरीब दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग भी मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए से गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हों अपने घर बैठे। दिस इज ई गवर्नेंस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं जी? इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज द की टू अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अकाउंटेबल करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं, फैसले कैसे कर रहे हैं, पॉलिसीज कैसे बना रहे हैं, और उनका कंडक्ट कैसा है। उसके लिए आप उनके जो फाइल वर्क है, डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया है, या जो उनके पब्लिक प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को एक्सेस कर सकें। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस आती है। देन आप अवेयरनेस, सिटीजन्स में अवेयरनेस बढ़ती है अपने राइट्स की और अपनी ड्यूटीज की भी। सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ती है। ये चारों चीजें एक मुश्तरका है। मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। मैनुअल सिस्टम हो तो वर्क प्रोसेसिंग, जो टाइम है प्रोसेसिंग का, वो बहुत बढ़ जाता है, और आप मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स निकालना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बजट के हवाले से या टैक्स के हवाले से कोई आपने मालूमात हासिल करनी है, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने, या डोनर एजेंसीज ने, तो वो अगर मैनुअल सिस्टम हो, ई गवर्नमेंट ना हो, ऑटोमेशन ना हो, तो वो कई महीने लग जाते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते, प्रोसेस करते, रिफाइन करते करते। और अगर इंफॉर्मेशन टाइमली ना हो, वक्त चला जाए, तो वो बेकार है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं मिलती। इसलिए अगर कंप्यूटर है तो आप उसको, कंप्यूटर को कमांड्स देंगे तो वो चंद मिनट्स में, अगर सेकंड्स में, अव्वल तो सेकंड्स में, अदरवाइज फ्यू मिनट्स में आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स निकाल देगा। मंथली भी निकाल देगा, टैक्स पेयर वाइज भी निकाल देगा, इंडस्ट्री वाइज रिपोर्ट भी निकाल देगा, और उसके बाद टैक्स स्लैब्स बता देगा कितनी है, कितने टैक्स पेयर एक्टिव है, कितने नहीं है, ये मिनटों में बता देगा। इसी तरह अकाउंट्स ऑफिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवार खाना, पुलिस डिपार्टमेंट, कितने क्राइम हुए, नेचर ऑफ क्राइम, क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है, ये सारा अगर ऑटोमेट हो जाए तो आप ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ द कंप्यूटर आप ये मालूमात ले सकेंगे। वरना पता करना हो कि जी 20 साल पहले क्राइम की नौयत क्या थी, तो अब 20 साल पुराने रिकॉर्ड निकालो, 200 साल पुराना रिकॉर्ड निकालो, या 100 साल पुराना रिकॉर्ड, तो ये नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ई गवर्नमेंट बड़ा फैसिलिटेट करती है और अकाउंटेबिलिटी लेके आती है। बिकॉज जो ऑटोमेशन है, मशीन्स जो है वो जैसे आप उनको डिजाइन कर दोगे ऐसे ऑपरेट करेंगी। Humans tend to involve into corruption and other activities. मशीन्स में बग हो सकते हैं, प्रोसेस में खराबी हो सकती है, लेकिन वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसेस हों तो करप्शन फिर भी होती है, लेकिन वो पकड़े जाने का चांस या आइडेंटिफाई हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर्स या ई गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस कराती है। एफिशिएंसी आ जाती है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट कम होगी, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू बढ़ जाएंगे आपके। जहां 100 बंदा काम कर रहा है वहां एक बंदे से काम ले लेंगे। जहां 1000 लोग काम कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी तो, पब्लिक सेक्टर तो ब्लॉटेड इन साइज है, लाखों लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो ये जो है आप ऑटोमेशन के जरिए से बेहतरी ला सकते हैं। आपके जहनों में फौरन आ जाएगा जी इससे तो बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। भाई रोजगार देना प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही होती है। ब्यूरोक्रेसी फैसिलिटेट, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट जॉब नहीं देती, जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। गवर्नमेंट में कंपटीशन आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे भी। अब आप देखें जो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी इंटरनेशनल ट्रेड में, जो वर्ल्ड मार्केट्स में अपनी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उसमें वो हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वियतनाम है, चाइना है, मलेशिया, कितने बड़े ये ममालिक हैं जो वर्ल्ड ट्रेड में ऑटोमेशन के जरिए से, गवर्नमेंट और
प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेगा ना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी करनी है, फिर जाकर ई गवर्नेंस आनी है। उसके लिए आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट की कंपेटिटिवनेस को, गवर्नमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने का नाम है। और फिर लास्टली करप्शन और मेल प्रैक्टिसेस, डिलेज और अननेसेसरी रुकावटें जो हैं वो दूर हो जाएंगी, सहूलत पैदा होती है, सिटीजन को फैसिलिटेशन मिलती है। आप घर बैठे, मिसाल के तौर पे मैंने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं रात, तो मैंने बैठकर अपने बेडरूम में बेड पे आराम से वो टैक्स फाइल किए, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मुझे मोबाइल पे अलर्ट भी आते जा रहे थे और ईमेल भी आ रही थी, और अल्टीमेटली मैंने तमाम रिटर्न्स फाइल किए, वो रसीद भी मुझे आ गई, सब कुछ ऑनलाइन वहीं हो गया। अदरवाइज क्या होगा जी, मैं टैक्स के दफ्तर जाऊंगा, जाने की जहमत, फिर वहां एंट्री के मसले, वहां का एटीट्यूड, फिर लाइन में लगो, बारी आएगी, और उसके बाद आप पता चलेगा जी ये फलाना कागज नहीं है, फलां चीज मिसिंग है, ये लेके आओ, वो लेके आऊंगा तो जी कंप्यूटर बैठ गया है, वो जी क्लर्क सीट पे नहीं है। कितनी जहमतें हैं उसमें। ये आप एजुकेशन में देख लें, आप पढ़ के आए हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, उसमें ई गवर्नमेंट बेहतरी लेके आती है। तो ई गवर्नमेंट जो है उसमें फिर कंपोनेंट्स में गवर्नमेंट है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर एंड द बिगेस्ट, आप समझें कि ये लीड करता है, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट इनिशिएटिव ई गवर्नमेंट में। इवन गवर्नमेंट एनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर को भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाने में, और सिटीजन्स को भी जो है वो इन्फॉर्म करती है, ट्रेंड करती है, एजुकेट करती है फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। और गवर्नमेंट ही लॉ मेकिंग करके और रूल्स रेगुलेशन बनाकर और पॉलिसी बनाकर, ई गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज बनाकर और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाकर तमाम पॉपुलेशन को, बिजनेसेस को और बाकी सेक्टर्स ऑफ एक जो सोसाइटी है उनको एनकरेज करती है फॉर ई गवर्नमेंट। फिर सिटीजन्स, बिजनेसेस और एम्प्लॉयज हैं जो कि ई गवर्नमेंट का दूसरा बड़ा कंपोनेंट है। ये वो कंपोनेंट्स है, जब आपने ई गवर्नमेंट मॉडल या ई गवर्नमेंट सिस्टम डिजाइन करना हो तो उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ई सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है। लाइक अगर मैं एफबीआर की मिसाल दूं और टैक्स कलेक्शन की बात करूं, तो आपने टैक्स कलेक्शन की कौन कौन सी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करनी है वो तय किया जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, हार्डवेयर कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कितने सालों बाद अपग्रेड करनी पड़ेगी, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे होगी, डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगी, और पॉइंट्स एंड लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट कैसे होगा। और वो आगे आएगा, ये पॉइंट्स एंड लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन थोड़ी देर बाद आ जाएगा। पॉलिसीज, लॉज, रूल्स और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना होता है गवर्नमेंट ने, तभी जाकर ई गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता है। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है ई गवर्नमेंट में बाकी सूबों की निस्बत, फिर सिंध गवर्नमेंट ने किया है, केपी गवर्नमेंट ने फिर किया है, उसके बाद बलोचिस्तान गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट लीड ले रही है ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सिंस 1990s। और नादरा एक सक्सेसफुल स्टोरी समझी जाती है जिसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन का डिलीवरी मॉडल वो एक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, नादरा हो गया, और इसी तरह के पासपोर्ट ऑफिस है या बाकी इदारे जो आपको ई गवर्नमेंट सर्विसेज के जरिए से कस्टमर रिलेशनशिप को बेहतर कर रहे हो और सर्टन गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेसेस भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। एफबीआर की मिसाल ले लें, एफबीआर बिजनेसेस को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग, ऑनलाइन फाइल वर्क, कंप्यूटर बेस्ड पेपरलेस इन्वायरमेंट, यू सी। उसके बाद चौथा आ गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट्स एंड इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी आपस में इंटरनेट के जरिए से कनेक्टिविटी कर सकती हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंटल फंक्शन में स्पीड आ जाएगी, बेहतरी आ सकती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, जिससे कंट्रोल्स बेहतर होते हैं।
कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बेहतर होने से आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और यूं ई गवर्नमेंट सिस्टम पॉलिटिकल डेवलपमेंट का और नेशनल इंटीग्रेशन का बायस भी बन सकता है। इसकी डायमेंशंस क्या हैं जी? आप ई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक हेल्थ सर्विसेज ऑनलाइन, डॉक्टर ऑनलाइन। खास करके कोविड के दौरान देखें, अब अगर देखें कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना होते, मोबाइल एक्सेस ना होती, ऑनलाइन सिस्टम्स करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो हम हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड ना कर सकती। दैट्स वाई अभी एक रिसर्च आई है फ्यू वीक्स बैक कि कोरोना की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं, और सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है वो चाइना और इंडिया और ब्राजील और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हुआ है, बिकॉज के वो हाई टेक सोसाइटीज नहीं थी। तो हाई टेक सोसाइटीज ने अपने फंक्शंस को ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया, इसलिए उनमें इकोनॉमिक लॉसेस उतने नहीं हुए बल्कि उन्होंने गेन्स किए हैं। तो ये जो ई सर्विसेज और ई गवर्नमेंट है ये बेनिफिट देती है। फिर आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। ई एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे ऑफिस में है, इलेक्ट्रॉनिक थंब इंप्रेशन है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ऑफिस में आना जाना ये कंट्रोल हो जाता है। आप सीट पे नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका लॉगिन बताएगा कि आप कितनी देर तक लॉगिन रहे और अपनी सीट पे रहे। तो ये चीजें फिर आपको काम पे मजबूर करती हैं और आपको आपकी प्रेजेंस को इंश्योर करती हैं। इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, अब ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, ई ट्रेनिंग्स। और फिर आ जाएगा ई जस्टिस सिस्टम, अदालती निजाम को भी गवर्न बेहतर करने का नाम। ई डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो ये सारे सिस्टम मिलके, ये जो 5 मैंने बुलेट्स यहां लिखे हैं, ये जब आएंगे किसी मुल्क में, ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो तब हम कहेंगे कि ई गवर्नेंस आ गई है। अब मैं बताता हूं कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड हो रही होती है। कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और उसके बाद बाकी ट्रांजैक्शन नहीं होती। लाइक आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएं तो आपको मालूमात मिल जाएगी। या इंटरेक्टिव होती हैं दूसरी, कि मालूमात के साथ साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन करके आप अपनी कंप्लेंट या जॉब एप्लीकेशन या कोई आप सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। फिर ट्रांजैक्शनल है, विच एनेबल्स द यूजर टू कंप्लीट द टास्क एंटायर प्रोसेस, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए तो वो ट्रांजैक्शनल सर्विसेज हैं। नादरा की मिसाल दूंगा कि आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, सारा प्रोसेस डिजिटलाइज्ड है, उसमें इतनी थोड़ी सी एक चीज है कि आपको जाकर फिजिकली बायोमेट्रिक एक दफा कराना होता है कम से कम। वो भी, उसमें भी बेहतरी आ सकती है कि एक ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस हो जो आपके घर में हो और वहीं से आप कनेक्ट करके तो आप नादरा के सिस्टम से अटैच हो सके, ये भी मुमकिन है, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड, विच इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव ई सर्विसेज। वो एंड टू एंड सर्विसेज होंगी कि अगर आपने अपना फर्ज करें CNIC कार्ड रेन्यू करवाना है, पासपोर्ट लेना है, FBR का मैंने मिसाल दी, बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब बैंक अकाउंट देखें, पहले ये होता था शुरू शुरू में बैंक की वेबसाइट पे जाए तो मालूमात मिल जाती थी कि अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसके लिए क्या क्या कागज चाहिए, फिर आप वो कागज लेके बैंक जाते थे। फिर उन्होंने वो भी खत्म कर दिया, इंटरएक्टिव कर दी वेबसाइट्स के, जी आप ऑनलाइन ये सारे कागज और ये चीजें हमें भिजवा दें, आने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने ट्रांजैक्शनल कर दिया बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक आकर कैश लेने की नहीं, ATM यूज कर लें। और अब उन्होंने कोलैबोरेटिव कर दिया बैंकिंग सिस्टम, घर बैठ के मोबाइल पे ही आप मूवी देख रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं। दिस इज कोलैबोरेटिव। ये ई गवर्नेंस पे आ जाती है। ई गवर्नमेंट इन पाकिस्तान जो है वो बड़ी एनकरेजिंग डेवलपमेंट्स हैं ई गवर्नमेंट में। और ई गवर्नमेंट के हवाले से पाकिस्तान में जो सबसे सक्सेस स्टोरी है वो नादरा का जिक्र करेंगे आप। रीस्ट्रक्चर किया गया नादरा को,
रिफॉर्म किया गया और ऑटोमेशन के जरिए से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाकर नादरा एक प्रॉफिटेबल अथॉरिटी बन गई है फेडरल गवर्नमेंट की। बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट कमा रही है एनुअल, इंप्लॉइज और सिटीजन से भी, और बाकी सर्विसेज भी देती है, अदर देन सीएनआईसी सर्विसेज भी देना शुरू हो गई है। एफबीआर भी अब जो है वो अपने ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए से बेहतर सर्विसेज देना शुरू हो गया। इस तरह और भी इदारे हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अभी परसों पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जो प्रेसिडेंट ने कल साइन किया, सिंगल विंडो ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट, जिसमें 12 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, 12 डिपार्टमेंट्स को एक जगह कनेक्ट करके, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कनेक्ट करके वर्ल्ड ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उसके लिए अथॉरिटी बनेगी, वो ऑटोमेट करके बॉर्डर ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर कर देंगे। उससे स्मगलिंग भी रुकेगी, बेहतरी आएगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे, ट्रेड बढ़ेगी, उससे फायदा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पुलिसिंग या मॉडर्न पुलिसिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिसिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, ऑल्दो हमारे यहां अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन हम फिर भी ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है पुलिस की परफॉर्मेंस की, केसेस की। जो पुलिस की इंटरनल मॉनिटरिंग है उसमें वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं, कब एफआईआर आई, कितने दिन हो गए, इन्वेस्टिगेशन वाला क्या कर रहा है, और ऑपरेशंस वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं केस आगे बढ़ रहा, अदालत में कितने केसेस हैं, अदालत में कौन जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्यों। तो ये ऑनलाइन उसमें बेहतरी आ रही है, पुलिस कल्चर को चेंज करने की जो बातें हो रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड आवर बैंकिंग सिस्टम इज द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल। नादरा के बाद आप मिसाल दे सकते हैं बैंकिंग सिस्टम की पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान में पार्शियल कामयाबियां लाइक रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम अभी तक हम उसको रोल आउट नहीं कर सके पूरे मुल्क में कामयाबी से, जिससे अक्सर हमारे जो इंडिविजुअल सिटीजन्स और जो हमारे बिजनेसेस हैं वो मुतासिर होते हैं, और लैंड ट्रांसफर, लैंड एक्विजिशन, जमीन खरीदना, ये सारे मसाइल आते हैं। ठीक हो गया। लैंड खरीदना, अब कारोबार के लिए आपको अगर जमीन चाहिए, अगर आपका कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई यूनिट लगाना है, तो मुल्क में जमीन खरीदना सबसे बड़ा चैलेंज है, और सबसे ज्यादा फ्रॉड इसी में हो रहे हैं, लैंड एक्विजिशन में, लैंड ट्रांसफर में। उसको अगर रिफॉर्म कर लिया जाए तो बिजनेस ग्रो कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल सकती है। उसके बाद जो आप बाकी जो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का, सिटीजन्स का, उसको अगर एफिशिएंट बना दिया जाए, लाइक अकाउंटिंग सिस्टम को बेहतर किया गया है, बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है, एजुकेशन में ई गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट अभी आप खोलें, अभी खोलें, रिमार्केबल रिफॉर्म्स। केपी गवर्नमेंट ने ई पुलिसिंग, पुलिस कल्चर को बेहतर करने में और एजुकेशन में उसको बेहतर करने के, टीचर को अटेंडेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाने में, और ई टीचिंग वहां से अभी। और आप कोविड के दौरान देखें ई लर्निंग कितनी बड़ी है पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के स्कूल, सरकारी स्कूल जो हैं वो बच्चों को ऑनलाइन जो है वो, और ये सारा ज़ैनब अलर्ट वेरी गुड एग्जांपल। ऑनलाइन आप जो है गवर्नमेंट को फॉरेन हॉटलाइन के ज़रिए से बता सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, किसी भी तरीके से। तो उससे फिर सिटीज़न की जो लाइफ है उसमें बेहतरी आती है, ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स, कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन्स बढ़ता है इनटू द गवर्नमेंट, और उससे गवर्नमेंट फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है। तो पाकिस्तान के हवाले से 2002 में फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टोरेट बनाया था, जिसको अब रीनेम कर दिया 2015-16 में नेशनल आईटी बोर्ड, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी बनाई गई थी मुशर्रफ दौर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में ऑटोमेशन, गवर्नमेंट सेक्टर में, ब्यूरोक्रेसी में ऑटोमेशन आ सके, उसके लिए ये इदारे मौजूद हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज गवर्नमेंट ने पास किए हैं, और हमारी आईटी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। आप अभी विजिट करें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की वेबसाइट,
और वहां आपको आईटी के लॉज, आईटी पॉलिसीज और आईटी का फ्रेमवर्क मिल जाएगा, जिसका जिक्र करेंगे आप पेपर में। ठीक हो गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वही हैं, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए, सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस मेन किया जाए, गवर्नमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, खास करके एम्प्लॉय कॉस्ट को, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको कम किया जाए, जो कि पांचवी बड़ी कॉस्ट है फेडरल गवर्नमेंट की। उसके बाद ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी सहूलत होती है, वो पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर आप जो डेली के काम है, यूटिलिटी बिल जमा कराने, या कोई एडमिशन फॉर्म जमा कराना, या कोई चालान जमा कराना, फीस जमा करानी, वो भी आप सहूलत हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। मैंने खुद देखा, जब हमने पेंशन सिस्टम को ऑटोमेट किया, तो तकरीबन हमने एक ऑफिस में, जहां फर्ज करें 35-36 हजार पेंशनर्स थे, उसमें से हमने कोई 2800 के करीब घोस्ट पेंशनर्स आइडेंटिफाई किए। इसी तरह सिंध में जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन हुआ, उनका पे रोल सिस्टम, तनख्वाहें ऑटोमेट होना शुरू हुई, उनके बैंक अकाउंट्स वेरीफाई होना शुरू हुए, सीएनआईसी वेरीफाई होना शुरू हुए, इंटीग्रेशन हो जाती है ना, यू इंटीग्रेट अकाउंट्स ऑफिस, नादरा ऑफिस, बैंक, ये सारे आपस में ऑनलाइन इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो उससे वेरिफिकेशन हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। घोस्ट टीचर्स बड़े हजारों की तादाद में आइडेंटिफाई हुए, घोस्ट पेंशनर्स हैं, घोस्ट टीचर्स हैं, घोस्ट इंप्लॉइज हैं, ये सारा फिर जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट की फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मॉनिटरिंग बढ़ती है। इंप्लॉई को 9 बजे आना होता है, 5 बजे तक काम करना होता है, और फिर परफॉर्मेंस ऑटोमेटेड हो जाती है, तो पता चल रहा होता है किसने कितना काम किया है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कंप्यूटर बेस्ड होने से इंप्लॉई एफिशिएंसी में बेहतरी आ जाती है। चलें जी, अब आते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो इंफॉर्मेशन है वो उसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल है, खास करके फाइलें कई कई सदियां या कई कई दहाई पुरानी फाइलें हैं, उनको रिट्रीव करना, फिर ही ऑटोमेट करेंगे ना। जो डेटा है, मौजूदा डेटा पहले ऑटोमेट किया जाता है, उसको सिस्टम में पंच किया जाता है, उसी की बेस पे आगे चलना है। फिर उसमें एरर्स आ सकती हैं, ह्यूमन एरर्स, पंचिंग की एरर्स, डेटा सफिशिएंसी और डेटा रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी बड़ी कंप्रोमाइज हो जाती है पाकिस्तान में, इवन आपकी हैक हो जाती हैं वेबसाइट्स, सीआईए की और पेंटागन की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं तो पाकिस्तान में, तो वो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्निकल इश्यूज हैं, आपकी मैन पावर, आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, क्लर्क माफिया जो तादाद में लाखों में हैं, वो इतने ट्रेन, उनकी कैपेसिटी नहीं है, स्किल ही नहीं है, और ओवरऑल सिटीजन भी इतने लिटरेट नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकें। फिर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है। ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए होते हैं ऑटोमेट करने के लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को। फिर इंप्लॉय रेजिस्टेंस आती है, और फिर शुरू में जब आप सिस्टम बनाते हैं तो उसमें बग्स होते हैं, खराबियां होती हैं, और इंप्लॉइज, सिटीजन्स और बाकी जो उसमें एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो उसमें उसको समझ नहीं पा रहे होते। देन स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कोई पॉलिसी लेवल के इश्यूज आ जाते हैं। डिजिटल डिवाइड है कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और मेजॉरिटी आईटी से एजुकेटेड नहीं होती, तो उनमें फिर वो एक डिजिटल डिवाइड या एक डिजिटल गैप आ जाता है, जैसे अमीर और गरीब का गैप है। तो ये इंफॉर्मेशन भी एक रिसोर्स है ना, वो भी आपकी इन्फ्लुएंस और पावर में इजाफा करता है, तो वो फिर एक डिजिटल डिवाइड आ जाती है मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन में। अगर आपने कंट्रीज का इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डेटा देखना है और उनका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखने हैं, तो एक सालाना रिपोर्ट पब्लिश होती है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करती है। अभी 2020 की भी पिछले महीने जनवरी में आई है, ई गवर्नमेंट रेडीनेस इंडेक्स। ये वो इंडेक्स या फार्मूला है जिसके जरिए से यूनाइटेड नेशंस अपने मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इनिशिएटिव्स हैं और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है, उसकी असेसमेंट करके रैंकिंग करती है। ये एक अच्छी रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बड़ी मालूमात मिल जाएगी। चले जी, थैंक यू फ्रॉम माई साइड। मेरा भी 2:30 बजे लेक्चर है, आप लोगों का भी लेक्चर है, तो इसको यहां वाइंड अप करते हैं।